हैं, पूछे सबके नीचे पहले बारी बारी से, साथ में ही बोल दीजिए। सबसे ऊंची जलप्रपात कौन है? कुंचिकल। और कौन नदी पर? वराही नदी पर। दूसरी ऊंची जलप्रपात कौन? बरेही पानी। तीसरी ऊंची जलप्रपात कौन? नोह काली कई। और बताइए कब, आप बताइए कि दूध सागर जलप्रपात कौन नदी पर? और जोग जलप्रपात कौन नदी? शरावती नदी। इन्ना बोल दीजिए कौन नदी? नर्मदा नदी। इन्ना कौन नदी? शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी। और हो गए ना कल? कावेरी नदी तमिलनाडु में। और बालमुरी भार चुक्की कहाँ पर? तमिलनाडु में। बालमुरी भार चुक्की बोलिए कहाँ? तमिलनाडु में। और बताइए नहीं मतलब कावेरी नदी पर भार चुकी और बालमुरी, और कहेंगे कहाँ? कर्नाटक में। बोलिए तो गोकक जलप्रपात कौन नदी? घाट पड़वा नदी। और कहाँ पर? कर्नाटक में। पायकारा बोल दीजिए कहाँ? नीलगिरी क्षेत्र में। पढ़े हैं ना कले? चुलिया जलप्रपात कौन नदी? नर्मदा नदी, चंबल नदी। और पुनासा भी कौन नदी? चंबल नदी। बिहार जलप्रपात बोल दीजिए टोंस नदी। और धुआंधार जलप्रपात कौन? नर्मदा नदी जबलपुर में मध्य प्रदेश में। हुंडरू जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी। चित्रकूट जलप्रपात तो मध्य प्रदेश में। और नदी का नाम है, नदी का नाम क्या हो जाएगा? इंद्रावती नदी। और कौन सा जलप्रपात पढ़ रहे हैं? तो चित्रकूट। और हुंडरू जलप्रपात कौन नदी? स्वर्णरेखा। और चित्रकूट जलप्रपात कौन नदी? इंद्रावती नदी। सबसे चौड़ा जलप्रपात बोल दीजिए कौन? चित्रकूट। अब जानना है हम लोग को भारत की जलवायु। जलवायु का मतलब है हवा पानी। जलवायु का मतलब कौन सी? हवा पानी। जैसे पटना के हवा पानी अलग है, ठीक है ना, उत्तराखंड के अलग होगा, दक्षिण भारत का हवा पानी अलग होगा। तो हवा पानी को ही कहते हैं कौन सी? हवा मतलब वायु, और पानी माने जल। तो हवा पानी को नहीं कह देंगे जलवायु। घर पर भी जाते हैं तो जलवायु शब्द आप सुनते होइएगा। पटना में आए, किसी का तबीयत खराब हुआ, घर गए तो बोलते हैं ना पटना के हवा पानी सेट नहीं कर रहा है इसका। तो उसका कहने का सेंस है कि पटना की जलवायु सेट नहीं कर रही है। समझ रहे हैं ना? तो आप ध्यान दीजिए, जलवायु का अर्थ है 50 साल में, 50 साल में लगभग एवरेज यहाँ मौसम कैसा रहता है, एवरेज, उसे जलवायु कहते हैं। क्योंकि जलवायु कम से कम बदलेगा तो 50 साल में बदलेगा। 50 साल के औसत मौसम को कहते हैं, 50 साल के औसत मौसम को कहते हैं। अच्छा तो टोपी लाने गर्मी दे रहा है, और ये निकालेंगे तो पूरा टकला लगेंगे तो बहुत बेकार लगेंगे। तो इसलिए जो है कोई बात नहीं है, इसको पहने पहने ही गर्मी लग रहा है लेकिन ना। और आँख ना कान ये सब खुला रहना चाहिए, है कि नहीं? मतलब तब जाके ज्ञान बातें सब जल्दी जल्दी दिमाग में आता है। ऐसे जो है ये बंद हो जाने पर थोड़ा स्लो काम करता है दिमाग, ठीक है ना? ध्यान दीजिए इधर। अगर हम लोग कहें कि जो जलवायु है भारत की, यह किसी देश की भी जलवायु कैसे साल के एवरेज मौसम को कहते हैं? 50 साल के। और मौसम छोटा रूप है, मौसम तो 2 से 7 दिन में बदल जाता है। जैसे अभी मौसम बदल गया कि नहीं बदल गया? ठंडा कल कम था, आज ज़्यादा हो गया है, ठीक है। तो ये फिर 7 दिन में और ज़्यादा हो सकता है, ठीक है, कम भी हो सकता है, लेकिन अब जान से ज़्यादा ही रहेगा, ठीक है ना। 1 महीना तो ठंडा पड़ता है 15 दिसंबर से 15 जनवरी तक, तो लेट हो रहा था, 18 दिसंबर आ गया था, ठीक है ना। तो ये सबसे ज़्यादा 1 महीना ठंडा पड़ता है। में रिकॉर्ड बनता है 5 तारीख से 10 तारीख के बीच सबसे ज़्यादा ठंड, 5 जनवरी से 10 जनवरी। तो आप ध्यान दीजिए, और इसमें सचेत रहना है। भले आँख ना कान बंद करना पड़े तो बंद कर लीजिए, लेकिन ठंडा नहीं लगना चाहिए। और दूसरी बातें तो बोलिए दिए है कि स्नान करना है सब किन्हीं को, कितना भी ठंडा पड़ जाए, चाहे 4 तारीख हो 5 तारीख हो, सब दिन स्नान करना है। संभव है? नहीं है तो संभव है, शरीर को 5-10 मिनट शरीर में पूरा गर्मी ला दीजिएगा, स्नान करिएगा, नहीं तो सुस्ती आने लगेगा ना। समझ रहे हैं ना? कोशिकाओं तक नहीं पहुंचेगी, अगर पूरे कोशिका एक्टिव नहीं रहेगा तो पढ़ने का मन नहीं करेगा, ठीक है। तो इसके लिए जरूरी है।
ऋषि महर्षि लोग को देखते थे सुबह सुबह जो है टहल करके घूम फिर करके, और क्योंकि साधना करना होता था उन लोगों को, तो स्नान पर डे होता था, वो भी ठंडा पानी नदी के पानी में, फिर भी उन लोग कुछ नहीं होता था, तो इसलिए स्नान करेंगे। चलिए ध्यान दीजिए, अभी हम लोग कह रहे हैं कि जलवायु जो है कह दिए 50 साल के मौसम को, हम मौसम कह दिए 1 से 7 दिन में मौसम बदलते हैं, ये फिक्स है। और भारत की जलवायु कैसी है, तो 50 साल के औसत निकाला गया है। तो भारत की जलवायु सुनाई दे रहा है ना सबके को, भारत की जलवायु जो है वह उष्णकटिबंधीय है। कैसी है? उष्णकटिबंधीय ज्यादा, लेकिन कर्क रेखा भारत को जो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम ये जो गुजरती है, तो ऊपर में शीतोष्ण कटिबंधीय है और उसके नीचे में उष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। कर्क रेखा के ऊपर में शीतोष्ण कटिबंधीय और कर्क रेखा के नीचे में उष्ण कटिबंध। शीतोष्ण मतलब थोड़ा ठंडी थोड़ा गर्मी मिला के, और 30 डिग्री 23.5 डिग्री के नीचे जो है वह उष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। भारत की ऐसी जलवायु है। और चलिए यहां तो सब है ही। भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसून जलवायु है और इसका अभिप्राय है कि यहाँ पवनों की दिशा उत्क्रमण हो जाता है। यानी कहने का मतलब मानसूनी जलवायु, मानसून का मतलब है एक फिक्स महीना तक, कुछ दिन तक एक फिक्स डायरेक्शन में हवा का बहने की दिशा होगी और कुछ महीना बाद फिर उसकी दिशा बदल जाएगी। तो महीनों महीने में, एक महीना में दिशा बदल जाती है, तो वैसे मौसम को मानसून कहते हैं। उसको क्या बोलते हैं? मानसून। तो भारत की हवाओं का रुख बदलता है, तो इसलिए कहेंगे उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। हवा का रुख बदलते रहता है महीना 2 महीना में। भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाला कारक कौन कौन है? तो भारत की जलवायु को नियंत्रित करने वाले कारक को मोटे तौर पर 2 वर्गों में बांटा जा सकता है। एक, भारत के जलवायु आखिर ऐसा क्यों है? ठीक है, 2 कारण, स्थिति और उच्चावच संबंधी कारक। भारत है कहाँ इस दुनिया में, इस पृथ्वी पर? 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश में और 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर में, है ना, ईस्ट में है। तो ये निर्भर करेगा, क्योंकि सूरज की किरणें सीधी पड़ती है विषुवत रेखा पर। जैसे जैसे विषुवत रेखा से ऊपर ध्रुव की ओर जाते हैं, तो सूरज की किरणें वह जो तिरछी पड़ने लगती है, तो गर्मी कम पड़ेगा, विषुवत रेखा पर ज्यादा पड़ेगा। ये भी जानते हैं हम लोग कि जहां गर्मी ज्यादा पड़ेगा वहां प्रेशर कम होगा। क्यों? क्योंकि गर्म होकर के हवा फैल जाता है, फैल जाएगा तो कम जगह में हवा कम रहेंगे, तो कम रहेंगे हवा के कण, तो प्रेशर कम लगाएंगे। तो ये बात याद रख लेना है कि टेम्परेचर बढ़ता है तो प्रेशर कम होता है। हवा का प्रेशर क्या होता है? कम। कब? जब टेम्परेचर बढ़ता है। टेम्परेचर घटता है तो प्रेशर बढ़ता है। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर कम होगा तो कण सब सिकुड़ने लगेगा, कम जगह में ज़्यादा कण आ जाएंगे, तो कम ज़्यादा कण होगा तो ज़्यादा प्रेशर लगाएगा। इतना बात है, क्लियर है ना? तो यह स्थिति पर, इसीलिए उत्तरी गोलार्ध में और भी कारक निर्भर करते हैं, खाली ये टेम्परेचर नहीं, बहुत सारा कारण है कि हवा का प्रेशर ऊंच नीच हो सकता है। तो हम लोग पढ़े थे कि 7 वायुदाब पेटियां, हवा के जो प्रेशर को 7 वायुदाब पेटियों में बांट दिया गया। ये विषुवत रेखा के पास निम्न दाब की पेटी बना रहता है, 30 डिग्री के पास उच्च दाब की पेटी, 60 डिग्री के पास निम्न दाब की पेटी, 90 डिग्री के पास उच्च दाब की पेटी। जैसे ऊपर वैसे ही नीचे, 3 गो ऊपर 3 गो नीचे, बीच वाला एगो मिला के कै गो गया? 7 गो। मुख्य रूप से ये, तो यहाँ भी उच्च दाब, यहाँ भी निम्न दाब, फिर यहाँ उच्च दाब। तो
इस केस में क्यों? क्योंकि ये टेम्परेचर कम है या और अन्य कारण सब है जिसके कारण यहाँ निम्न दाब हो जाता है। तो भारत की स्थिति 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट के बीच में है, यहाँ पर है। तो यहाँ पर गर्मी वाला एरिया पड़ेगा, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, इसके कारण भारत की जलवायु है उष्णकटिबंधीय है। देखिए स्थिति कहाँ है ये निर्भर करता है। एक ऊंचा वच संबंधी कारक, यानी भारत में भी पर्वत है, पहाड़ है, पठार है, मैदान है। तो पर्वत ऊंचे हैं, पहाड़ है, फिर पठार है, फिर मैदान है। ऊंचा जाते हैं ना तो 165 मीटर पर 1 डिग्री टेम्परेचर कम हो जाता है। ऊपर जाएंगे ना तो टेम्परेचर और कम होगा। ये नहीं सोच लेना है कि ऊपर जाएंगे तो सूरज की ओर जा रहे हैं तो टेम्परेचर तो बढ़ना चाहिए। ठीक है, वायुमंडल के बाद ऐसा होता है, जब वायुमंडल खत्म हो जाता है तब ऐसे होता है। क्या जी ठीक है ना? एकदम इसको हटा दीजिए तब ना कंसंट्रेशन बनेगा और पढ़िएगा। सीधा तो पहले बैठने की कैपेसिटी लाना है, सब किन्हीं को कह रहे हैं, ठीक है ना? सीधा बैठना है। और मान लिए शरीर में एनर्जी कम है तो सुबह सुबह सब किन्हीं को 9 बजता है ना, जाने में लेट हो जाता है आप लोग को, 10:30 11 बजे तक भी कोई पढ़ाते हैं। तो एक दिन का तो है नहीं, रोज का काम है। सुबह सुबह हल्का चना खा करके आइए, ब्रश रस कर करके चना मूंग मिला करके, चना मूंग मिला कर फूलने के लिए रख दीजिए, 5 मिनट में खा करके आ जाइए, ठीक है ना? और बायोलॉजी में पढ़ेंगे हम लोग 50 ग्राम, ठीक है ना, अंकुरित अनाज खाना चाहिए डेली। डेली का रूटीन मतलब उसमें दिया है बायोलॉजी में, पोषक पदार्थ चैप्टर पढ़ेंगे तो, ठीक है, पोषण। तो उसमें जो है क्या क्या कितना पर डे खाएंगे तो आप एक्टिव रहेंगे हमेशा। एक्टिव रहेंगे तभी तो पढ़ पाएंगे। शरीर ही एक्टिव नहीं रहेगा, शरीर में एनर्जी नहीं रहेगा तो पढ़ कैसे पाइएगा? सबसे पहले शरीर तब पढ़ाई, ठीक है? अब ध्यान दीजिए। तो समझिए यह उच्च दाब, निम्न दाब, फिर उच्च दाब, फिर निम्न दाब, ऐसा सेन है। क्योंकि या टेम्परेचर बढ़ता है तो प्रेशर कम होता है, लेकिन और भी कारक है जिसके कारण टेम्परेचर कम होने के बाद भी यहाँ ऊंचे और यहाँ निम्न है, ठीक है? तो आप ध्यान दीजिए, ऊंचावच है, पर्वत ऊंचे है, पहाड़, फिर पठार, फिर मैदान। 165 मीटर ऊपर जाएंगे तो 1 डिग्री टेम्परेचर कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि नीचे में धूल के कण हैं, भारी भारी गैस है, CO2 है, जो सूरज के उष्मा को सोख के रखले रहता है नीचे में। तो कण ज़्यादा पृथ्वी की सतह के आसपास ज़्यादा है, तो उष्मा सोख के रखले रहता है, ये कारण टेम्परेचर यहाँ पर ज़्यादा होते हैं, ठीक है ना? और जैसे ऊपर जाएंगे तो टेम्परेचर कम होगा, क्योंकि हवा में कणों की मात्रा कम होने लगती है ऊपर जाने पर, इसके कारण। और तब उसके बाद जब वायुमंडल खत्म हो जाएगा ना तो ऊपर जाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ा ही चल जाएगा सूरज तक। तो ये ऊंचावच भी निर्भर करता है कि कौन कितना जगह में है। एक ही अक्षांश में रहेगा, एक ही अक्षांश में रहेगा, यहाँ पर टेम्परेचर कम, यहाँ ज़्यादा हो जाएगा, कहीं कि वो पर्वत आ जाएगा तो एक ही जगह में नीचे में टेम्परेचर कम, और जैसे 5 किलोमीटर ऊपर पर्वत हो जाएगा तो ऊपर जाइएगा तो टेम्परेचर कम हो जाएगा और नीचे में ज़्यादा रहेगा। तो ये ऊंचावच संबंधी कारक भी प्रभावित करता है। वायु दाब और पवन संबंधी कारक, हवा का प्रेशर स्थानीय कारण से भी बदलते हैं कुछ। मान लीजिए झील हो गया, रेगिस्तान हो जाए, वहाँ पर तो सबकी क्वालिटी अलग है। रेगिस्तानी मिट्टी सूरज के प्रकाश को ज़्यादा सोख लेता है, रेत वगैरह ज़्यादा सोख लेता है, जल्दी गर्म हो जाता है, जल्दी ठंडा हो जाता है रेत वगैरह। इस सब कारण से भी अब रेत गर्म होगा तो ऊपर की हवा भी धीरे धीरे गर्म होने लगेंगे और एक जगह से दूसरे जगह जाने लगेगा, फैल करके भागने लगेगा। तो ये भी वायु दाब, हवा का प्रेशर भी निर्भर करता है। पवन संबंधी और कारक की सब जो निर्भर करते हैं, इसको एक एक कर करके हम लोग जो है पढ़ने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला इसमें स्थिति और उच्चावच संबंधी कारक, अक्षांश इसमें आएगा। भारत जो है कर्क रेखा के पूर्व पश्चिम दिशा में देश के मध्य भाग से गुजरती है। देश के लगभग मध्य भाग से कर्क रेखा, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड,
ठीक है ना, छत्तीसगढ़, पहले झारखंड, फिर पश्चिम बंगाल, फिर त्रिपुरा, फिर मिजोरम। तो ई लगभग पूरब से पश्चिम दिशा के देश के मध्य भागों से गुजरती है। इस प्रकार भारत उत्तरी भाग शीतोष्ण कटिबंधीय, उत्तर में शीतोष्ण और दक्षिण में उष्ण कटिबंधीय। उष्ण कटिबंध भूमध्य रेखा के निकट होने के कारण साल ऊंचे तापमान होते हैं और कम दैनिक और वार्षिक तापांतर होते हैं। दिन भर में मिनिमम और मैक्सिमम के बीच ज्यादा अंतर नहीं होगा टेम्परेचर में। साल भर में भी मिनिमम और मैक्सिमम के बीच ज्यादा अंतर नहीं होगा दक्षिण भारत में। लेकिन उत्तर भारत में 5 डिग्री टेम्परेचर पहुंच जाएगा 5 जनवरी को, ठीक है ना। और गर्मी के समय में, ठीक है ना, जून के समय में 40, 42, 43 डिग्री टेम्परेचर पहुंच जाएगा। तो कितना के अंतर हो गया? 37, 38 डिग्री का साल भर में तापांतर में अंतर हो गया। एक साल में मिनिमम टेम्परेचर और मैक्सिमम टेम्परेचर के बीच का अंतर को कहेंगे वार्षिक तापांतर। तो बहुत अंतर, लेकिन दक्षिण भारत में जाइएगा तो ज्यादा अंतर नहीं होगा, 10 डिग्री 15 डिग्री का बस अंतर होगा। दैनिक और वार्षिक तापांतर दोनों। कर्क रेखा से उत्तर में स्थिति क्या है? शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु है और यह भूमध्य रेखा से दूर होने के कारण उच्च दैनिक तथा वार्षिक तापांतर के साथ विषम जलवायु पाई जाती है। मतलब शीतोष्ण कटिबंधीय भूमध्य रेखा से दूर होने के कारण, सब कोई ध्यान दीजिए, बातों को समझिए, गौर करिए। कह रहा है कि शीतोष्ण कटिबंधीय भूमध्य रेखा से दूर होने के कारण उच्च दैनिक और वार्षिक तापांतर शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में होगा। यानी गर्मी के समय में हम लोग की तरफ अभी देखे टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाता है, ठंडी के समय में कम, तो तापांतर इधर क्या होंगे? ज्यादा होंगे, वार्षिक और दैनिक दोनों। कौन एरिया में? शीतोष्ण हम लोग शीतोष्ण कटिबंधीय एरिया में पढ़ते हैं, कर्क रेखा के ऊपर में ना आते हैं। बिहार कर्क रेखा से थोड़ी गुजरता है, उसके नीचे से कर्क रेखा गुजर जाती है। कौन? कर्क रेखा। कर्क रेखा उत्तराखंड से कैसे गुजरेगा? अच्छा, झारखंड का है। हाँ, तो लगभग मतलब ऊपर में हो गया, मतलब बिहार, ठीक है। तो आप ध्यान दीजिए, अगर कहे कि हम लोग कौन जलवायु में? शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु में पाए जा रहे हैं। यहाँ तापांतर दैनिक और वार्षिक दोनों क्या होंगे? ज्यादा होंगे। दूसरा, एक नंबर तो अक्षांश हो गया। दूसरा नंबर जानते हैं हम लोग हिमालय पर्वत। यह अपनी विस्तारों के साथ एक प्रभावी जलवायु विभाजक की भूमिका निभाता है। यह अपनी सभी विस्तारों के साथ एक प्रभावी और जलवायु विभाजक की भूमिका निभाता है। इतना ऊंचा है यह पहाड़ हिमालय पर्वत कि चीन तिब्बत उधर पूरा उत्तरी ध्रुव से चलने वाली गर्म ठंडी ठंडी हवा। अभी हम लोग पढ़े ना कि उत्तरी एकदम ध्रुव 90 डिग्री अक्षांश में सूरज की किरणें तिरछी पड़ती है, तो टेम्परेचर बहुत कम होता है, तो प्रेशर क्या होता है? ज्यादा। प्रेशर ज्यादा, अब विषुवत रेखा के पास प्रेशर कम बीच में, तो उन्हें से हवा तेजी से आती है विषुवत रेखा के तरफ। इसे ध्रुवीय पवन कहते हैं। कौन पवन कहते हैं? ध्रुव से ठंडा ठंडा हवा आती है, लेकिन भारत में नहीं आ पाती है। चीन तिब्बत तक आ पाती है और नहीं तिब्बते में लौट के घूम रहती है, ठीक है, ठंडी ठंडी हवा। भारत में नहीं आ पाती है क्योंकि हिमालय पर्वतमाला उसको पार होए नहीं देता है, ऊपर उठ करके वो ये पार नहीं आ पाती है, तो ध्रुवीय पवन भारत तक नहीं पहुंच पाता है। बातें क्लियर है ना? और भारत में जो मानसून पवने जो आती है जून के समय में, इधर के हवा न उधर जा पाता है, तो यह जलवायु विभाजक का काम किया कि वो पार अलगे जलवायु, ये पार अलगे जलवायु, उन्हें हवा पानी अलगे है, हवा पानी अलगे। कौन पर्वतमाला? हिमालय पर्वतमाला। यह ठंडी उत्तरी पवने सुरक्षा प्रदान करती है। जो ध्रुवीय पवने आती है वो ठंडा ठंडा पवन ना आ पाता है भारत में। जमा देने वाली ये ठंडी पवने उत्तरी ध्रुव के निकट पैदा होती है, एकदम उत्तरी ध्रुव पर, क्योंकि टेम्परेचर कम है, ठंडा है, प्रेशर ज्यादा है, तो हवा होने से आएगा ठंडा ठंडा, तो उसको आवे नहीं देता है। कौन? हिमालय पर्वत।
वही पार टांग लेता है, समझ रहे हैं ना। अगर हम लोग कहें जमा देने वाली ठंडी पवनें उत्तरी ध्रुव के निकट उत्पन्न होती है और मध्य और पूर्वी एशिया के आर पर बहती है। इस प्रकार हिमालय पर्वत मानसून पवनों को रोककर उपमहाद्वीप में वर्षा का कारण बनता है। और भारत के जो इधर से क्या है मानसून पवन समझ लो, अप्रैल मई जून में इतना गर्मी पड़ जाता है, ठीक है, तो गर्मी पड़ता है तो स्थल का गुण है, माटी के गुण है, माटी जल्दी गर्म होगा जल्दी ठंडा हो जाएगा। अब पानी धीरे धीरे गर्म होगा धीरे धीरे ठंडा होगा। पानी ज़्यादा गर्म ना होता है, जल्दी जल्दी गर्म नहीं होता है, ना जल्दी ठंडा होता है। तो जो जितना जल्दी गर्म होगा उतना जल्दी ठंडा भी हो जाता है, ठीक है। तब स्थलीय भाग बहुत जल्दी गर्म हो जाता है मई अप्रैल मई जून में, और वहीं जलीय भाग जो हिंद महासागर है, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, भारत के पूर्व पश्चिम में, ये जल्दी गर्म नहीं होता है। तो जो गर्म हो करके हम लोग जानते हैं कि हवा फैल जाता है तो प्रेशर कम हो जाता है। तो गर्मी के समय में रोज रोज धीरे धीरे हवा का प्रेशर कम होते चल जाता है, सब नमी युक्त कण उठ करके ऊपर चल जाता है, फिर फैल जाता है ऊपर जाके चारों ओर। तो यहाँ पर एकदम निम्न दाब का केंद्र बन जाता है जून आते आते। और जलीय भागों में वो जल्दी गर्म नहीं हुआ है, तो उधर अभी भी जो है उच्च दाब ही बना हुआ है स्थल की अपेक्षा, कहीं कि वो जल्दी गर्म नहीं होता है। तो ध्यान दीजिए, जून के समय में समुद्री क्षेत्रों में अरब सागर के तरफ, हिंद महासागर के तरफ हाई प्रेशर का जोन बन जाता है, और भारत में स्थलीय भागों में निम्न प्रेशर का जोन बन जाता है। तो तीव्र नमी युक्त कण अरब सागर से भारत में स्थलीय भागों में प्रवेश करती है, जिसे दक्षिणी पश्चिमी मानसून कहते हैं। दक्षिण और इधर पश्चिम से आती है हवा, और ये सबसे पहले केरल में वर्षा कराती है, क्योंकि सबसे पहले मिलेगा केरल, और उससे पहले अंडमान निकोबार भी मिल जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि वो नीचे है, सबसे पहले उसको मिल जाएगा। तो मई लास्ट में वर्षा हो जाती है पहले अंडमान निकोबार में। जून फर्स्ट वीक आते आते पूरा वर्षा होने लगता है, मानसून वर्षा। अब वो नमी युक्त हवा आ रही है, नमी ले आ रही है, तो ऊपर उठती है तो संघनन की क्रिया होकर बादलों बन जाता है, तो बादल बन के वर्षों करवई रहता है, फिर उठ के अवतो रहता है स्थल की ओर, और जहाँ जहाँ बादल बन गया वर्षा हो ही रहेगा, फिर आते भी रहेगा। तो सबसे ज़्यादा वर्षा केरल के क्षेत्रों में हो जाती है वहाँ पर, और मानसून पवन आती है कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में। वहीं तमिलनाडु में नहीं हो पाती है वर्षा, क्योंकि वहाँ पहाड़ी एरिया ऊपर उठा हुआ है और उबड़ खाबड़ वाला ऊंचा नीचा वाला क्षेत्र है, ठीक है ना। तो जिसके कारण वहाँ पर हाई प्रेशर का जोन बना हुआ रहता है। क्या बने रहते हैं बताइए तो? हाई प्रेशर, वहाँ लोकल पहाड़ पर्वत के कारण। तो इधर हाई प्रेशर है, लेकिन हवा का गुण क्या है, हाई प्रेशर की ओर थोड़ी जाएगा, वो लो प्रेशर की ओर बहता है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर। तो आती मानसून से तमिलनाडु में वर्षा नहीं होती है, पूछा जाता है आती मानसून से कहाँ वर्षा नहीं होती है, तमिलनाडु में नहीं होती है। और 1.5 महीना तक इधर, अब उसके बाद आकर के आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, फिर झारखंड, बिहार, फिर पार कर जाता हिमालय को नेपाल आकर के, लेकिन नहीं पार कर पाता, हिमालय इतना ऊंचा है कि असम मानसून पवन को इधरे घुर्मिया के रह जाता है। तो उत्तर प्रदेश, फिर हरियाणा, पंजाब होते हुए इधर पूरा वर्षा इधरे कराता है। एक जगह मेघालय में जाता है ना, तो इसे पहाड़ बन गया है, गारो, खासी, जयंतिया, और ये ऊपर वही में टकरा टकरा के अंदर में बादल बन बन के वर्षा करवाई रहता है, ठीक है। तो इसीलिए सबसे ज़्यादा वर्षा विश्व भर में सबसे ज़्यादा हो जाता है, गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ी के कारण मेघालय में सबसे ज़्यादा वर्षा हो जाते हैं। मासीनराम जगह में, एक जगह सब टकरा के एक जगह केंद्र बिंदु बन जाता है मासीनराम में, और वही जगह बादल बना ही रहता है, सब ओरी से टकरा के नमी युक्त वही जगह आ जाता है कर्ण, और ऊपर में उठ के बादल बन जाता है और वर्षा करवा ही रहता है। क्या जी ठीक है सभी कोई? क्या हो रहा है? क्या टोपी के कारण नहीं दिखाई दे रहा है क्या? तो आगे आ जाना है, ठीक है ना। और चलिए समझिए सभी कोई, देखिए पहले हम भी जो है कुर्सी उर्सी नहीं लगाते थे, नया नया जब पढ़ाते थे तब एकदम लगता था कि एकदम खूब, तब समझेगा सबकी खूब, क्या मतलब, फिर बाद में लगा कि तब तो बचपना है,
आप तो आराम से भी पढ़ा सकते हैं, एकदम जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के, एकदम 12-12 घंटा, ठीक है ना। फिर धीरे धीरे मेच्योर हुए, तब आदमी धीरे धीरे ना समझदार होता है, तो कि नहीं इसे काम नहीं चले, ठीक है। और थोड़ा 50 लिखा और ज़्यादा आ गया किसी पहला दिन तो और जोर जोर से, वो सब अब खत्म हो गया है, ठीक है ना। अब एकदम नॉर्मल रहना है, नॉर्मल रहते हैं और नॉर्मल आराम से, ऐसे भी बातों को समझना ना है कि नहीं। गला फाड़ने से क्या मतलब, आराम से बात समझ, याद करे के, तो बार बार रिपीट करे के है, बस इतने काम है। पर्पस ही होना चाहिए, पर्पस ही नहीं कि अपना दिखाना कितना एनर्जेटिक है, कितना हम ये है, दिखाना वाला काम नहीं करना चाहिए, ठीक है। वो समझ जाता है बाद से तुच्छ आदमी है, कोई भी दिखाता है उसको तुच्छ ना समझता है सर, दिखा वाला काम नहीं, आराम से पढ़ना। तो ध्यान दीजिए सभी कोई, अगर हम लोग कहें कि यह मानसून पवन को जाए नहीं दे रहा है उन्हें, ध्रुवीय पवन को इन्हें आवे नहीं दे रहा है, कौन, हिमालय पर्वतमाला, ठीक है। तो ये भी एक हिमालय पर्वत भारत की जलवायु को अलग थलग करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जलवायु विभाजक का काम करती है। और मानसून पवनों के कारण घूम फिर के भारत में पूरा वर्षा होते रहता है, हिमालय पर्वत इसको पार होने नहीं देता है, ठीक है ना। समुद्र तल से ऊंचाई, ऊंच जाएंगे ना, ये तो पढ़िए लिए, एक ही अक्षांश में रहेगा 23 डिग्री के अक्षांश में, ठीक है ना। लेकिन नीचे वाला जगह में टेम्परेचर ज्यादा, और वही में 5 किलोमीटर ऊपर अगर पहाड़ आ गया तो टेम्परेचर कम हो जाता है। जैसे दार्जिलिंग, इसमें है आगरा और दार्जिलिंग, आगरा और दार्जिलिंग। आप लोग को बोले ना इस बार क्लास कराएंगे आप लोग को संडे को, ठीक है, 4 से 7 आज दार्जिलिंग की चाय पिलाया जाएगा, समझ रहे ना। सुबह में 7 से 11, भूख लग जाता है आप लोग को, नहीं सुबह में रखा जाए क्या, शाम में सब मार्केट जाना होना होगा, है कि नहीं, घूमना फिरना होगा संडे को, ठीक है। क्या, नहीं नहीं आप सही बात बोले, सुबह में क्लास चलेगा, जिसको आना होगा वो पढ़ेगा, तो नहीं आएगा नहीं पढ़ेगा, फ्री के पढ़ाते हैं, समझ रहे। संडे को, संडे को फ्री है ना चल रहा है, पैसा वाला तो बात है नहीं, तो इसलिए सुबह 7 बजे से लेकर के चलेगा 10 बजे तक क्लास, 10:30 बजे तक। अब जिसको आना, शाम में अपना घूमने फिरने का समय, कोई सामान वामान खरीदना रहता है, एक दिन छुट्टी रहता है सबको, तो सही है, सुबह में क्लास चलेगा, ठीक है ना। शनिवार को लेकिन छुट्टी कर देंगे, क्योंकि एक दिन रेस्ट चाहिए ही चाहिए। तो इस बार कल, आज कितना हो गया, बृहस्पति ना हो गया, तो कल पढ़ाएंगे, शनिवार को छुट्टी रहेगा, और रविवार को सुबह हमें 7 से 10 मैराथन क्लास रहे, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए, तो ये सब हम लोग पढ़ेंगे, और हम चाहते हैं कि मेरा चाय खपत हो जाए, ठीक है ना, क्योंकि चाय हम पीते हैं नहीं, अब बहुत अच्छा चाय है, खराब हो जाएगा ना ज़्यादा दिन रहेगा तो, ठीक है। तो जिनको पीना होगा पियेंगे, नहीं तो पानी पी लेंगे, है कि नहीं, क्या दिक्कत है। और हम, लेकिन जिनको पीना होगा वो चाय हम भी पियेंगे, ठीक है। हाँ दूधे में बनेगा ना, पानी में तो नहीं बनेगा, दूध में पानी मिला के, लेकिन ठीक है ना। 1 किलो 2 किलो दूध, ठीक है, और 2 किलो पानी, 4 किलो में तो हो जाएगा, नहीं 4 किलो में हो जाएगा ना। और आधा किलो चाय, ठीक है ना, आधा किलो चाय ज़्यादा हो जाएगा, नहीं जितना अब जो है उस 250 ग्राम होगा, नहीं आधा किलो है वो, ठीक है ना। नहीं नहीं मजाक नहीं, मतलब कंफर्म है, ठीक है। आपको जो है इस बार कल क्लास होगा, और 6 चैप्टर रिवीजन करके आइएगा सब किन्हीं को, नहीं तो फास्ट फास्ट में पढ़ाएंगे, उसमें समझिएगा कि समझाएं तो नहीं, 6 चैप्टर को बस खाली हमको बोल देवे के है एक एक शब्द, तुम्हें समझावे मुझावे वाला बात नहीं होगा। 3 घंटा में हमारा 6 चैप्टर कंप्लीट करे के है, बस सबके पढ़ देवे के है, सब बोल बोल देवे के क्या क्या, अब बता देना है, केवल पढ़ना नहीं है, ये ऐसे बात मैप के द्वारा। तो पूरे मतलब इंडियन मैप समझिए कि 50% आप कंप्लीट कर लीजिएगा 3 घंटा में। पढ़े हैं जो नहीं पढ़े वो भी घर पर पढ़ के आइएगा, थोड़ा मोड़ा बुझाएगा जरूर। तो ध्यान दीजिए, हम लोग पढ़े हैं कि ये जो आगरा है दार्जिलिंग है एक ही अक्षांश में है, लेकिन आगरा जो है 16 डिग्री टेम्परेचर जनवरी में रहता है, उससे कम नहीं होता है, और वहीं दार्जिलिंग में 4 डिग्री टेम्परेचर हो जाता है। 4 डिग्री आज तक पटना में नहीं हुआ है, 5 डिग्री भी अगर होता है ना, 5.4 हुआ है, 5.4, 5 प्लस है, लेकिन 5.4 हो जाता है ना, तो उस समय देखिएगा
रास्ता में सुबह सुबह आइएगा ना, 9 बजे जाइएगा, तब 9 बजे 10 बजे आइएगा, तब तो कम से कम 10 गो आदमी राम नाम सत्य मिल जाएगा आप, ठीक है ना। क्यों ऐसा होता है आप जान लीजिए, क्योंकि एज बढ़ेगा ना, तो इस केस में ब्राउन एडिपोज टिश्यू है, हम लोग बायोलॉजी में पढ़ेंगे, ठीक है ना, वो बच्चों में रहते हैं, तो वो बहुत गर्मी लाता है शरीर में। और जैसे एज बढ़ता है ना, वह वाइट एडिपोज टिश्यू उष्मा को बनाए रखता है, जिसे चर्बी कहते हैं, समझ रहे हैं ना। तो वो जो है चर्बी जिसे हम लोग बोलते हैं, वो एडिपोज टिश्यू है, एडिपोज उत्तक उसे कहते हैं। तो वो जो है धीरे धीरे वह येलो में, व्हाइट और येलो में कन्वर्ट होने लगता है, ब्राउन वाला। तो वो जो है उसकी शक्ति कम होने लगती है, शरीर से उसको बहुत ठंडा बहुत ज़्यादा लगता है, वृद्ध आदमी को ठंडा ज़्यादा लगता है, ठीक है ना। और ठंडा पड़ेगा, ठीक है, और शरीर कमज़ोर हो गया है, तो ठंडा जितन जैसे पड़ेगा, एक आदमी ही नहीं, जानवर वगैरह सभी भी देखिएगा, बहुत सारे जो है मतलब टपक नहीं जाते हैं, ठीक है ना, वो तो टपक के आए रहते हैं, फिर चले जाते हैं, ठीक है ना। तो आप ध्यान दीजिए, हम लोग टपक के आते हैं, ठीक है ना, और चले मैंने अच्छा से जाते हैं सब। तो ध्यान दीजिए, अगर हम लोग कहें कि 16 डिग्री अक्षांश और 16 डिग्री टेम्परेचर, ठीक है, रहता है कहाँ पर, आगरा में, और दार्जिलिंग में कितना 4 डिग्री। उच्चावच, भारत की भौतिक स्वरूप अथवा उच्चावच तापमान, वायु दाब, पवन की गति, दिशा, ढाल की मात्रा, वितरण को प्रभावित करता है। यानी उच्चावच का मतलब यही है, उच्चावच का मतलब है, मतलब वहाँ ऊंचाई भी, हवा के प्रेशर भी, रेगिस्तान है कि झील है, ये सब सम्मिलित रूप से कारक को उच्चावच कह देंगे। तो तापमान बदल जाएगा, हवा का प्रेशर बदल जाएगा, पवन की गति बदल जाएगी, दिशा बदल जाएगी, ढाल की मात्रा, वितरण, ये सबको प्रभावित करता है। जैसे जून और जुलाई के बीच पश्चिमी घाट पढ़े हैं ना, पश्चिमी घाट पढ़े, कोंकण तट, केनरा तट, मालाबार तट, ये सब परसों संडे को पढ़ेंगे हम लोग। गोवा से लेके ताप्ती नदी, सूरत से लेके गोवा तक को कोंकण तट, गोवा से मंगलुरु तक को केनरा तट, मंगलुरु से कन्याकुमारी तक को मालाबार तट, ये सब को पश्चिमी घाट कहते हैं। तो यहाँ असम, यहाँ पर पश्चिमी घाट में और असम में पवनामुखी ढाल अधिक वर्षा करते हैं जून जुलाई के समय में, असम में ज़्यादा वर्षा हो जाती है, ठीक है। और ये पश्चिमी घाट में तो केरल वगैरह में, कर्नाटक में ज़्यादा वर्षा होता ही है। और असम में पवनामुखी ढाल के कारण अक्षांश चूंकि ऊपर में है, फिर भी वहाँ वर्षा हो जाते हैं, पर्वतकृत वर्षा के तौर पर। जबकि इसी दौरान पश्चिमी घाट के साथ लगी दक्षिणी पठार में पवनामुखी स्थिति के कारण कम वर्षा होते हैं। वहीं तमिलनाडु वाला क्षेत्र में जो हो जाएगा, सबसे दक्षिण में पश्चिमी घाट के, वहाँ कम वर्षा होते हैं। तो ये उच्चावच कारक प्रभावी हो गया। वायु दाब और पवनों से जुड़े कारक, वायु दाब और पवन से जुड़े कारक, हवा के प्रेशर और पवन, वायु दाब यानी कि एयर प्रेशर और पवन से जुड़े और क्या क्या कारक भारत की जलवायु को प्रभावी करता है, उसको एक एक कर करके हम लोग जानेंगे, समझेंगे। तो पहला है, इसमें 3 कारक प्रभाव डालता है। कितने कारक प्रभाव डालते हैं? 3 कारक। वायु दाब और पवनों से जुड़े कारक में भारत के स्थानीय जलवायु में पाई जाने वाली विविधता। सबसे पहले हम लोग जानते हैं भारत की स्थानीय जलवायु में पाई जाने वाली विविधता। स्थानीय जलवायु अलग अलग है, जैसे कर्नाटक में पहाड़ी एरिया होने के अलग है, ठीक है, और वहाँ मानसून पहले ही वर्षा हो जाता है अप्रैल के समय में, वह स्थानीय कारण से होता है। अप्रैल के समय में असम में वर्षा हो जाता है, वह स्थानीय कारण से। इस टाइप के घेराव टाइप का पहाड़ हो,
त्रिकोणाकार में, तो वहाँ पर उस पहाड़, रेगिस्तान, जल के कारण, स्थानीय कारण से उस एरिया में वर्षा होगा, जो कि अक्षांश अक्षांश पर निर्भर नहीं करेगा। भारत के स्थानीय जलवायु में पाए जाने वाली विविधता को 3 भागों में बांट करके पढ़ेंगे। वायु दाब और पवनों को धरातल पर वितरण। वायु दाब और पवनों का इस धरातल पर वितरण, जिसे कहने का मतलब समुद्र से हवा चल रही है, तो एक ही जगह पहाड़ ऊपर उठा हुआ है तो उसको पार करके नहीं हवा जा पाएगा आगे की ओर, और मुड़ करके जो है आगे की ओर बढ़ जाएगी, ठीक है ना। तो एक ही जगह जो पहाड़ी एरिया जैसे हो गया और समुद्र से जो हवाएं चल रही है, एक जगह वर्षा नहीं कराएगा, उसके मुड़ करके जहाँ पर आ गया वहाँ पर वर्षा करा देगी। तो ये स्थानीय कारक भी निर्भर करेगा पवनों के धरातल पर, कितना पवन अलग अलग जगह में पहुँच रहा है, उसके हिसाब से भी बारिश होगी। भूमंडलीय मौसम को नियंत्रित करने वाले कारकों। भूमंडलीय मौसम को नियंत्रित करने वाले कारकों विभिन्न वायु संहतियों, जेट प्रवाहों के अंतर्गत उत्पन्न वायु संचरण। हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी की सतह से यह 32 किलोमीटर तक 99% वायु है, जिसमें मान लिए कि आधा किलोमीटर तक एक फिक्स ऊंचाई में एक समान वायु दाब का वायु राशि है, ऊपर में एक समान वायु दाब की वायु राशि है, ऊपर में एक समान वायु दाब की वायु राशि है। इसमें एकाएक तेजी से अगर इसकी गति हो जाती है, गुजर गया तेजी से, ऊपर वाला एगो लेयर अगर बह गया तो नीचे वाला लेयर में उथल पुथल हो जाता है, समझ रहे हैं ना। तो इसे जेट स्ट्रीम कहते हैं, जेट प्रवाह कहते हैं। क्या बोलते हैं? जेट प्रवाह। तो जेट प्रवाह कहीं पर एकाएक गुजरी तो हवा का वितरण गड़बड़ा जाता है, मौसम उलट पुलट हो जाते हैं, ध्यान दीजिए। तो इसमें भूमंडलीय मौसम को नियंत्रित करने वाला वायु संहति यानी वायु राशियों एवं जेट प्रवाह के अंतर्गत भी वायु का संचरण अलग अलग हो जाते हैं, जो सामान्य से अलग हो जाएगा। कभी उसी जगह वर्षा ज़्यादा होता है, किसी साल वर्षा कम हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। ये नहीं कि फिक्स हर साल उतने वर्षा हर जगह होता है, ऐसा होता है क्या? किसी साल कम, किसी साल ज़्यादा हो जाते हैं। तो इसका कारण है वायु राशियों का जेट स्ट्रीम, जो जेट प्रवाह होने के कारण हवाओं का वितरण अलग अलग हो जाते हैं। हवाओं का वितरण अलग अलग तो वर्षा अलग अलग होगा। शीतकाल में पश्चिम विक्षोभ, दक्षिणी पश्चिमी मानसून काल में पश्चिम विक्षोभ तथा दक्षिणी पश्चिमी मानसून काल में उष्णकटिबंधीय अवदाबों के भारत में अंतर्वहन के कारण उत्पन्न वर्षा के अनुकूल दशाएं। देखिए, पहले है पश्चिमी विक्षोभ, तो समझिए भूमध्य सागर के तरफ से नवंबर दिसंबर में, अक्टूबर नवंबर दिसंबर में उच्च दाब की शीतल भरी हवा आती है, ठीक है ना, भूमध्य सागर से। क्योंकि भूमध्य सागर है, जानते हैं हम लोग, कोई भी जलीय क्षेत्र कम गर्म होता है, धीरे धीरे गर्म होता है, धीरे धीरे ठंडा होता है। तो वह भूमध्य सागर चारों ओर स्थल है, बीच में जो है बहुत बड़ा सागर है भूमध्य सागर, यूरोप, अफ्रीका और एशिया से घिरी हुई। तो वहां पर के ऊपर प्रेशर ज्यादा रहेगा, क्योंकि वह जो है जल्दी गर्म नहीं हुआ है इस अरब सागर की तरफ से। तो वह प्रेशर ज्यादा होने के कारण नवंबर में जो है हाई प्रेशर का जोन बन जाता है, तो उधर से हवा चलती है, इधर लो प्रेशर बना रहता है, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, जॉर्डन। तो उधर से तीव्र हवा पश्चिम से, भारत के पश्चिम एरिया हो गया, से पश्चिम एरिया से तीव्र हवा भारत की ओर प्रवेश करती है, और शीतकाल में पश्चिम विक्षोभ तथा दक्षिण पश्चिम मानसून के उष्ण कटिबंधीय, तो उसके कारण भी जो है भारत में पंजाब हरियाणा में नवंबर दिसंबर में वर्षा होती है। और गेहूं के पटवन में उस सबको जो है गेहूं के पटवन कराने की जरूरत नहीं पड़ती है, प्राकृतिक वर्षा हो जाती है, तो गेहूं के पटवन कराने की जरूरत नहीं है। उसका थोड़ा मोड़ा प्रभाव कभी बिहार तक भी उधर से नमी आ जाती है, तो देखते हैं जनवरी वगैरह नवंबर दिसंबर में भी थोड़ा वर्षा हो जाती है, ठीक है ना। माने वो कभी कभी किसी दिन हो सकता है कि नहीं, जिधर से मतलब पहुंच गया भारत तक, जेट प्रवाह अलग अलग दिन किसी दिन हो सकता है, तो कभी कभी होता है। तो किसके कारण कहेंगे? पश्चिमी विक्षोभ, ठंडी मानसून के कारण नहीं है।
जबकि दक्षिणी पश्चिमी मानसून के कारण तो जून में वर्षा होते हैं। और उष्णकटिबंधीय उदाब के कारण जो है कटिबंधीय उदाब के कारण दक्षिण भारत से ये वर्षा आती है मानसून। भारत में अंतर्वहन के कारण उत्पन्न वर्षा की अनुकूल दशाएं, ये दो कारण हो गया, पश्चिम विक्षोभ और दक्षिणी पश्चिमी मानसून भी भारत के जलवायु को प्रभावित करते हैं। उपयुक्त तीनों कारक शीत और ग्रीष्म ऋतु में अलग अलग होता है। ये तीनों है, लेकिन शीत ऋतु में अलग तरीके का प्रभाव डालता है, ग्रीष्म ऋतु में अलग तरीके का प्रभाव डालता है। तो शीत ऋतु में क्या डालता है इसको, और ग्रीष्म ऋतु में क्या डालता है इसको पढ़ लेंगे। शीत ऋतु में धरातलीय वायुदाब और पवने। भारत का मौसम मध्य और पश्चिमी एशिया में वायुदाब के वितरण से प्रभावित होता है। मध्य और पश्चिमी एशिया के वायुदाब से वितरण से प्रभावित होता है। इस समय हिमालय से उत्तर में तिब्बत है एवं उच्च वायुदाब का केंद्र स्थापित हो जाता है तिब्बत में। क्यों? क्योंकि ध्रुवीय पवने हिमालय को पार करके आ नहीं पाया, सारा हवा के कण उधरे रह गया। तो उधरे रह जाएगा, आ क्या रहा है एक ही जगह, हिमालय तक पहुंचने के बाद हिमालय के आसपास में ही रह जा रहा है। तो धीरे धीरे वहां हवा के कण की मात्रा बढ़ेगी, और कण की मात्रा बढ़ेगी तो प्रेशर बढ़ेगा। बात समझ में आ रहा है ना? ये मेरा रट्टे वाला नहीं है, ये समझने वाला है, बातें को थोड़ा जानना है। जिन्हें कुंचिकल जलप्रपात बरही पानी यहाँ वहाँ कर करके जो रट गए हैं 6 चैप्टर तक में, अब इसमें थोड़ा सा यहाँ से समझना होगा चैप्टर सबको, ठीक है, और रटना कम है। तो सिंपल है, ध्रुवीय पवने जो चलती है तो हिमालय को नहीं पार करती है, वो तिब्बत में रह गई, तो उन्हें से आ रहा है, तिब्बत के पास टकरा के रह जा रहा है, तो वह हाई प्रेशर का जोन बन जाएगा कि नहीं जोन बन पाएगा? हर सब आके हुई जगह रुक गया, पार नहीं कर पाया, तो उच्च दाब का केंद्र बन जाता है वहां पर तिब्बत के क्षेत्रों में। और वहाँ ठंडी भी ज़्यादा पड़ती है। तब ना भी जाइए गांधी मैदान में तो लिखा रहेगा लहासा मार्केट, लहासा का कपड़ा, लहासा में गर्मी में ठंडी ज़्यादा पड़ता है, तो वहाँ उतना के जब ठंडी को जब मेंटेन कर देगा वो कपड़ा, तो यहाँ भी करे, लेकिन वैसे ही लिख देता है लहासा, लहासा मार्केट, समझ रहे हैं ना? लहासा वसा के कम सामान रहता है, अधिकांश इधरे उधरे के जो है 400-500 वाला सामान को रखे रहता है, ठीक है। और कितना जो एकदम ईमानदार आदमी है, सोचेगा कि नहीं दुनिया ईमानदारी पर चलता, जो सोच रहा है कि लहासा से नहीं ले, गलत सोच रहा, ठीक है ना? तो ऐसी बातें नहीं है, इतना ईमानदार बनने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लहासा मार्केट में कपड़ा हम ठगा गए हैं, समझ रहे हैं ना, इसलिए बता रहे हैं। तो हाँ, हमको लगा सही में ईमानदार सीधा साधा आदमी में सही है, ठीक है ना, लेकिन अब धीरे धीरे चालाक हो रहे हैं, ठीक है ना? तो समझिए, धरातलीय वायुदाब और पवने। शीत ऋतु में भारत का मौसम मध्य और पश्चिमी एशिया में वायुदाब के वितरण से प्रभावित होता है, ठीक है। इस समय हिमालय में उत्तर में तिब्बत में उच्च दाब का केंद्र बन जाता है। इस उच्च वायुदाब केंद्र के दक्षिण में भारतीय उपमहाद्वीप है, जहां निम्न स्तर पर धरातल के साथ पौने का प्रवाह प्रारंभ हो जाती है। कैसे होगा सोचिए, तिब्बत वो पार है, हिमालय बीच में, ये पार भारत, तो मुड़ करके उधर से हिमालय के उस पार ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, पश्चिम एरिया से मुड़ करके मध्य एशिया में चल जाएगा। उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान को क्या कहते हैं? मध्य एशिया। तो वो एरिया में जाके, क्योंकि इधर तीव्र हवा है, तो घूम करके इधर तीव्र हवा उस साइड जाएगी मध्य एशिया से, और घूम करके इधर हरियाणा पंजाब होते हुए फिर इधर प्रवेश कर। बात समझ रहे हैं ना? माने उतना ज़्यादा नहीं करेगा फिर भी, लेकिन घूम करके उधर तो वर्षा करा देगा, उधरे रह जाएगा कुछ, और कुछ जो घूम करके इधर आ जाती है। इस उच्च वायुदाब के केंद्र दक्षिण में भारत, और नीचे आके, चूंकि जैसे नीचे जाएंगे नीचे की तरफ निम्न दाब का केंद्र बनते जाता है, पढ़े हैं ना, विषुवत रेखा के पास निम्न दाब, और जैसे जैसे इधर जाएंगे थोड़ा दाब बढ़ जाएगा, तो उधर से लौट करके आके अब बिहार, यूपी होते हुए, मध्य प्रदेश होते हुए, कर्नाटक, महाराष्ट्र, जो है तमिलनाडु, केरल तक नमी युक्त कण चले जाते हैं। हवा इस तरीके से भी बहती है शीतकाल में, ठंडी के समय में। तो उधर भी थोड़ा माने ठंडा ठंडा हवा नहीं जाएगा, तो जिधर जाएगा ठंडी के समय में ठंडा बढ़ाते जाएगा, ठीक है ना? दक्षिण भारत तक पूरा जो केरल तक थोड़ा थोड़ा ठंडी बढ़ाते जाएगा। इस उच्च वायुदाब केंद्र से दक्षिण में भारतीय उपमहाद्वीप की ओर निम्न स्तर पर धरातल के साथ पवनों का प्रवाह प्रारंभ हो जाता है। मध्य एशिया के उच्च वायुदाब केंद्र से बाहर की ओर चलने वाली धरातलीय पवनें भारत में शुष्क महाद्वीपीय पवनों के रूप में पहुंचती है। ये महाद्वीपीय पवनें उत्तर पश्चिम
उत्तर पश्चिम एरिया से प्रवेश करेगी। क्लियर है ना? यानी कि पंजाब, हरियाणा, राजस्थान सब से, और व्यापारिक पवन के संपर्क में आ जाती है। हम लोग जानते हैं, देखिए थोड़ा पहले इसको समझिए। व्यापारिक पवन, ध्रुवीय पवन तो समझ गए हैं, व्यापारिक पवन थोड़ा जानिए। क्या है कि ये विषुवत रेखा है, 30 डिग्री है, 60 डिग्री है, 90 डिग्री है। तो यहाँ हो गया निम्न, यहाँ हो गया उच्च, यहाँ हो गया निम्न, ठीक है, फिर ही उच्च। तो इधर से जो हवा चलेगी उच्च दाब से निम्न दाब की ओर नीचे, तो इसे हम लोग कहेंगे ध्रुवीय पवन। कौन कौन कह देंगे? जब तक सूरज, चांद, पृथ्वी है तब तक की हवा ऐसे ही बहते रहेगा। बात समझ रहे हैं ना? अभी भी बह रहा है, हमेशा इसे सालों भर इसे, कई वर्षों से इसे ही बह रहा है, ठीक है, ऐसे बहते रहेगा। और फिर यहाँ उच्च दाब है, यहाँ पर हवा का प्रेशर ज्यादा है, और ऊपरों कम है या नीचेहू कम है, तो ऊपरों की ओर हवा चलेगी, जाएगी, और नीचे भी हवा आएगी, होगी कि नहीं? तो जो पीछे की ओर जा रहे उसे पछुआ पवन कहते हैं। ये कौन पवन कह दिए? पछुआ। और जो कि 30 डिग्री से 60 डिग्री की ओर जाएगी, और 30 डिग्री से जो 0 डिग्री की ओर आएगी इसे व्यापारिक पवन कहते हैं। तो 3 गो हम लोग अस्थाई पवन कहते हैं, जो जब तक सूरज चांद रहेंगे तब तक ये तीनों हवा रहेंगे और ये बहते रहेंगे ऐसे ही, ठीक है ना? तो ध्यान दीजिए, कौन कौन हवा? ध्रुवीय पवन, पछुआ पवन और व्यापारिक पवन। कौन कौन बोलिए तो? ध्रुवीय पवन, पछुआ पवन और व्यापारिक पवन। तो इसमें अभी जो हम लोग जान रहे हैं कि व्यापारिक पवनों के साथ, क्योंकि 30 डिग्री में तो है ना हरियाणा पंजाब वाला एरिया गुजरेगी, तो वहां पर नीचे की ओर जो हवा उतरेगी उसे कौन पवन कहेंगे? व्यापारिक पवन। 30 डिग्री अक्षांश से नीचे की ओर, यानी कि दक्षिण भारत की ओर, भारत में जो हवा उतरेगी कौन कहेंगे? व्यापारिक पवन। तो वो जो उधर से घूम करके तिब्बत से उधर जो हवा आई, वो व्यापारिक पवन के साथ मिलकर नीचे उतरती है, वो भी नीचे आ रही, उसी के साथ मिल करके नीचे आने लगती है। और व्यापारिक पवन तो सालों भर ही बही रहता है, वैसे ही है, कई साल से वैसे ही ऊपर से नीचे आ रहा है, अब वो हमेशा वही रहेगा, गर्मी हो, ठंडी हो, बरसात हो, कोनो ऋतु हो, ठीक है ना? वैसे ही चलेगा, क्योंकि सूरज और पृथ्वी का लोकेशन नहीं बदल जा रहा है, वैसे ही है। और यह व्यापारिक पवनों के साथ संपर्क में आती है, लेकिन इस संपर्क क्षेत्र की स्थिति अस्थायी नहीं होती। कई बार तो इसकी स्थिति खिसक कर पूरब और मध्य गंगा घाटी में, इसको आना चाहिए इधर, आई खिसक के चल जाता है भारत के, माने इन्हें ना आके इधर घूम जाता है, ठीक है? ऐसा क्यों? क्योंकि इधर निम्न दाब का केंद्र रहा होगा ज्यादा, इधर पहाड़ी एरिया है, ऊंचा एरिया है, पठारी एरिया है, विंध्याचल पर्वत ऊपर उठ गया है, तो विंध्याचल पर्वत में कुछ हवा इधर घूम के आ जाता है, और देखा जिधर प्रेशर कम रहेगा उधर ज्यादा हवा बहेगा, उन्हीं ज्यादा हवा जाएगा, तो इधर प्रेशर कभी कभी कम हो जाता है तो घूम करके उधर चल जाता है गंगा नदी के आसपास के क्षेत्रों में। इसीलिए ही नहीं समझना है कि रोज के रोज ऊपर से उठ करके नीचे ही की ओर हवा आएगी, कभी उधर घूम जाएगी, कभी इधर घूम जाएगी, बात समझ रहे हैं ना? इसीलिए अस्थायी तरीका से नहीं एक फिक्स डायरेक्शन होता है। कई बार तो इसकी स्थिति खिसक कर गंगा घाटी में पहुंच जाती है, परिणाम स्वरूप मध्य गंगा घाटी तक संपूर्ण उत्तरी पश्चिमी पवन, जो कि तिब्बत से घूम करके उधर से आई, व्यापारिक पवनों के साथ मिल गई, तो उस पवन को कहेंगे उत्तर पश्चिमी पवन, उत्तर पश्चिम से आ रही है। उत्तर पश्चिम समझ रहे हैं ना? तो हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, ये सब, तो उत्तरी भारत इन शुष्क उत्तर पश्चिमी पवनों के प्रभाव में आ जाती है, और यहाँ पर हवा का रुख बदलते रहता है। तो एक शीतकाल में कैसी हवा चलती है, वायु दाब और पवनों की क्या स्थिति है, इसको जानने। फिर हम लोग जानते हैं जेट प्रवाह, ऊपरी वायु परिसंचरण। जेट प्रवाह जब भी आएगा ना तो समझ लीजिएगा कि कईयन पृथ्वी की सतह के ऊपर में वायु राशियां है, कईयन खंडों में बटा हुआ समानांतर रूप से, और एकाएक किसी भी वायु राशि का तीव्र गति से बह जाने को ही जेट प्रवाह कहते हैं। और तीव्र गति से जब ये बह जाती है तो नीचे की हवा उथल पुथल हो जाती है, वायु का वितरण गड़बड़ा जाता है। इतना बात क्लियर है? तो अब समझ, जब भी जेट प्रवाह है तो इतना बात दिमाग में आ जाना चाहिए। जेट प्रवाह और ऊपरी वायु परिसंचरण, जेट प्रवाह के कारण कैसे
हवा का ऊपर की ओर जो है गतिशीलता हो जाती है, ऊपर उठ जाती है और कैसे बहती है उसको हम लोग समझते हैं। ऊपरी वायु परिसंचरण संचरण के निर्माण में पृथ्वी के धरातल के निकट वायुदाब वायुमंडलीय वायुदाब की विभिन्नताओं का कोई भूमिका नहीं होती। मतलब वायुमंडलीय दाब समुद्र तल पर या निकट वायुमंडलीय दाब धरातल के निकट वायुमंडलीय दाब की भिन्नताओं में कोई भूमिका नहीं होती। 9 से 13 किलोमीटर की ऊंचाई पर समस्त मध्य और पश्चिमी एशिया पश्चिम से पूर्व बहने वाली पछुआ पवनों के प्रभावाधीन होता है। देखिए पछुआ पवन तो हम लोग पढ़े हैं ना कि 30 डिग्री उच्च अक्षांश है, 60 डिग्री निम्न अक्षांश है। तो 30 डिग्री से 60 डिग्री की ओर जो पवनें चलती है उसे कौन पवन कहते हैं? पछुआ पवन। और 30 से 0 डिग्री आएगी तो व्यापारिक पवन, और उत्तरी ध्रुव से नीचे की ओर आएगी तो ध्रुवीय पवन। ये 3 प्रकार के दुनिया में स्थायी पवन है। कौन कौन पवन? ध्रुवीय पवन, पछुआ पवन और व्यापारिक पवन। क्या है इसको समझ ना लिया, ध्रुवीय पवन, पछुआ पवन और व्यापारिक पवन। तो ये पछुआ पवन जो अब लौटेगी, लौटना चाहती है, ऊपर की ओर जाना चाहती है, 30 से 60 डिग्री की ओर जाना चाहती है, लेकिन हिमालय पर्वतमाला है, जाने देगा नहीं। टकरा करके फिर इसी जाएगा, थोड़ा आगे की तरफ बढ़ेगी, फिर टकरा करके ही घूम आएगी भारत में, फिर दक्षिण की ओर जाने लगेगी। तो इसके कारण वायु राशि का वितरण गड़बड़ा जाता है। जब टक्कर होकर आ जाती है तो जो पहले से हवा का प्रेशर का जो जोन बना हुआ है वो कम बेस हो जाता है, जिसके कारण तीव्र गति से ही बहने लगती है। और 9 से 13 किलोमीटर की ऊंचाई पर ऐसा होता है मुख्य रूप से। कितना किलोमीटर की ऊंचाई पर? 9 से 13 किलोमीटर की ऊंचाई पर मध्य और पश्चिमी एशिया पश्चिम से पूर्व बहने वाली पछुआ पवनें, ठीक है। पछुआ पवन हम लोग कहेंगे कि 30 से ऊपर की ओर जाएगी, लेकिन पृथ्वी तो घूर्णन गति कर रही है ना, तो ये अपना जाना चाहेगी ऊपर की ओर, लेकिन पृथ्वी घूम रही है इसे, तो इसको घुमा देती है इस डायरेक्शन, जा रही है इसे रूप में, फिर घूम करके ऐसे संचरण में बहने लगती है। ऊपर जा रही है, घूम घूम करके जो है फिर घूम जा रही है, ऊपर जाने के कारण फिर घूम जा रही है। किस डायरेक्शन में? पश्चिम से पूरब। ये कौन डायरेक्शन हो गया? पश्चिम से पूरब, ठीक है। बहने से पछुआ पवनों के प्रभावाधीन ये काम करती है, ये जेट प्रवाह। और ये पवनें तिब्बत के पठार के समानांतर हिमालय के माने तिब्बत के पठार के समानांतर हिमालय के उत्तर में एशिया महाद्वीप पर चलती है। इसे जेट प्रवाह कहते हैं। तिब्बत उच्च भूमि इन जेट प्रवाहों के मार्ग में अवरोधक का काम करती है, यानी वो उस पार नहीं हो पाता है यह पवन, जिसके परिणाम स्वरूप जेट प्रवाह 2 भागों में बढ़ जाती है। एक शाखा तिब्बत पठार के उत्तर में बहती है। जेट प्रवाह की दक्षिणी शाखा हिमालय के दक्षिण पूर्व की ओर बहती है, और दक्षिणी शाखा औसत स्थिति फरवरी में लगभग 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश में भारत में फरवरी में, तथा यहाँ 200 से 300 मिली बार यहाँ हवा का प्रेशर हो जाता है, माने ज्यादा ही है 200-300 मिली बार। ऊपर की ओर जाना चाह रही है पछुआ पवन, क्योंकि 30 से 60 डिग्री की ओर जाना चाहेगी, लेकिन तिब्बत का पठार आ गया, उठे नहीं दिया उसको, ऊपर जाने नहीं दिया, ठीक है। तो वो एक घूम करके जो है फिर वो आगे की ओर घूम करके पश्चिम से पूरब बहने लगती है। तो एक पश्चिम से पूरब ऐसे जाने लगती है और टकरा करके कुछ नीचे भी आने लगती है दक्षिण भारत की ओर। और एक जो समानांतर समानांतर जो है हिमालय के यूपी, बिहार, नेपाल, इस सबों में बहती है, ठीक है ना, पछुआ पवन। तो पहला वाला में हम लोग पढ़े थे तिब्बत से घूम करके आई, व्यापारिक पवन के साथ नीचे उतरी। और दूसरा वाला में पढ़े पछुआ पवन जो टकरा करके जो है 2 डायरेक्शन, एक पश्चिम से पूरब, एक नीचे की ओर, 2 शाखाओं में ये बहती है। जेट प्रवाह ये की यही दक्षिण शाखा भारत में जाड़े के मौसम में महत्वपूर्ण प्रभाव डालती है। और जो टकरा करके नीचे की ओर आ रही है वो धीरे धीरे करके के महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल तक जो पहुंचेगी तो जहां जहां जाएगी, जहां जहां ठंडा कराते चलेगी। इस चीज को पहला बार इसमें ऐड, पहले इतना डीपली नहीं लिखा होता था, आराम से क्या है मावट, क्या है जो रटने वाला, जेट प्रवाह, फिर काल बैसाखी, आम्र वर्षा, कहवा वर्षा, कॉफी वर्षा, इतने हो करके खत्म हो जाता था, ठीक है। तो भूख लग गया क्या सबके? नहीं, ठंडी के समय भूखो के बार बैठिएगा तो खा लीजिएगा बहुत ज़्यादा, ये ठीक है, और नहीं तो बैठियो सकते हैं, ऐसा हो, ठीक है, छोड़ दिया जाए, चलिए छोड़ देते हैं, ठीक है। क्या? अच्छा, इसको कर देते हैं, ठीक है। तो
आप ध्यान दीजिए, पश्चिमी चक्रवात, लास्ट इसको कर लीजिए तो उसके बाद गर्म पढ़ेंगे, गर्म ऋतु में। पश्चिमी चक्रवातीय विक्षोभ तथा उष्णकटिबंधीय चक्रवात, दो चीज पढ़े के है। चक्रवात किसको कहते हैं पढ़े हैं ना, एक का एक जो है केंद्र में निम्न दाब और अगल बगल में उच्च दाब, माने वो बीच देखिए होता क्या है कि किसी समुद्री एरिया में, पहाड़ी पठारी एरिया जो है, वहां पर एक निम्न दाब का केंद्र होता है। तो एक ही जगह से हवा तेजी से उठ करके चला जाता है उधर, तो जहां से उठ करके गया एकाएक वही जगह निम्न दाब बन गया। सोचा कि चलो जल्दी से वहां पर खाली जगह भरते हैं, और सारा के सारा उठ गया, कुछ यहीं पर तो रहेगा ना। तो सारा के सारा जब उठ के चला गया तो यही बीचे में हो जाता है एकदम निम्न दाब। फिर उधर से सबको लगता है कि तो जहाँ से चले हैं वो खाली हो गया पूरा, ठीक है ना, जबकि वहाँ पर भी कुछ होना चाहिए। ऐसा होता है ना कि जहाँ भीड़ भाड़ आता है कहीं पर कुर्सी जगह सब बैठने के लिए मार हो रहा है, ठीक है, और जैसे पता चला कि ना उधर खाली है, ठीक है ना, तो इधरों के आदमी सोचता है कि चलो उधर आगे कोई कहीं मिलेगा, और चला जाता है उधर, इधर हो जाता है बीच में खाली, तो फिर उधर से आता है तेजी से, ठीक है। तो ठीक हवा में भी इसी है, कहीं पर लो प्रेशर हुआ तो बीच में की हवा तेजी से चला गया, एकाएक ही घटना होती है, तो निम्न दाब हो गया बीच में, और चारों तरफ क्या हो गया उच्च दाब। तो फिर चारों ओर तेजी से उस जगह को भरने के लिए चक्र के रूप में हवा चलती है, बीच को भरती है, तो इसे चक्रवात कहते हैं। यानी केंद्र में निम्न दाब, अगल पूरे चारों तरफ उच्च दाब, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर तेजी से चक्र के रूप में हवा आती है, उसे क्या कहते हैं, चक्रवातीय हवा। ये जो है ठंडी के समय में भी चक्रवातीय हवा, अभी कुछ दिन पहले एक चक्रवातीय मोथा करके कुछ ऐसा आया था चक्रवातीय हवा, तब वर्षा हुआ था 3-4 दिन, ठंडा बढ़ गया था, जबकि उस समय ठंडा लगने वाला नहीं था, ठीक है ना, उस समय ठंडा लग रहा था 1-1.5 महीना पहले, ठीक है। तो आप ध्यान दीजिए, तो ये भी ठंडी के समय में भी चक्रवात असर डाल देती है। बस दो चीज पढ़े के, पश्चिमी चक्रवातीय विक्षोभ, पश्चिमी चक्रवातीय विक्षोभ कहाँ से आएगी, भूमध्य सागर से आएगी, ठीक है ना, पश्चिम में भारत के, तो उससे प्रभावित क्षेत्र गुजरात वगैरह हो जाएगा, राजस्थानी सब एरिया में हो जाएगा। और उष्णकटिबंधीय बंगाल की खाड़ी में और उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ये प्रभावी होगा चक्रवातीय हवा के कारण। पश्चिमी विक्षोभ जो भारतीय उपमहाद्वीप के जाड़े के मौसम में पश्चिम तथा उत्तर पश्चिम, यानी पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, भूमध्य सागर पर ही उत्पन्न होता है पश्चिमी विक्षोभ। पश्चिम में जो भी हवाएं आएगी कहाँ से, भूमध्य सागर से। भारत में इनका प्रवेश पश्चिमी जेट प्रवाह द्वारा होता है। भारत में एकाएक जब हवाएं तेजी से गति की है तो वो गतिशील हवा भारत में आती है, भारत में उत्पन्न नहीं होती है, उधर भूमध्य सागर से उत्पन्न हुई हवा भारत में आती है। शीतकाल में रात्रि के तापमान में वृद्धि कर देती है ठंडी के समय में, और इन विक्षोभों के आने के पूर्व संकेत माना जाता है, विक्षोभों के आने के पूर्व का संकेत माना जाता है। अगर रात में टेम्परेचर बढ़ जा रहा है, ज्यादा तापमान में वृद्धि हो जा रही है ठंडी के समय में, माने राहत गर्मी देगा, ये समझ रहे हैं ना। अगर ये हवा आ रही है भूमध्य सागर से ठंडी के समय में, तो ये गर्म भरी हवा है और ठंडी के समय में राहत देता है, तो समझ लीजिए ये पश्चिमी विक्षोभ का संकेत है। माने अब कुछ वर्षा होगा, पहले गर्मी कराएगा और फिर वर्षा कराएगी नवंबर के समय में। और उष्णकटिबंधीय चक्रवात बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न होते हैं, पढ़े ना राजस्थान वाला में, शीतोष्ण कटिबंधीय माने कि पश्चिमी चक्रवात, और उष्ण कटिबंधीय कहाँ पर होंगे, बंगाल की खाड़ी में, हिंद महासागर में उत्पन्न होगा ही, और इससे प्रभावी होगा कौन, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, ये सभी। और ये भारी वर्षा कराता है चक्रवात। ये चक्रवात तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा के तटीय भागों में टकरा करके और काफी विनाश भी करता है, ठीक है ना। तो इस सारी बातों को हम लोग समझे, पढ़े, और जो है बाकी बातें कल पढ़ेंगे, ठीक है।